हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब दिगंगा चैप्टर का जो शेष पैराग्राफ बचा हुआ है उस पैराग्राफ का आज हम सब अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब अध्ययन करते हैं। दिया है द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा नदी है वह आम तौर पर या विशेष तौर पर यह भारत की नदी है और बिलवेड और यह प्रिय है, यानी गंगा नदी प्रिय है ऑफ हर पीपल, यहाँ के लोगों के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए। तो लेखक का कहना है, यानी नेहरू जी का कहना है कि गंगा आम तौर पर या विशेष तौर पर भारत की नदी है और भारत के लोग इस गंगा नदी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब क्यों यह भारत की नदी है? क्योंकि गंगा नाम की दूसरी नदी कोई भी किसी अन्य देश में नहीं बहती है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह गंगा नदी विशेष तौर पर भारत की नदी है और भारत के लोगों के लिए यह अति प्रिय है, यानी बिलवेड प्रिय है ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के लिए। राउंड विच और करा इसके चारों तरफ या इसके साथ साथ आर इंटरट्वेंड, यानी गुथी हुई है, जुड़ी हुई है हर रेशियल मेमोरी, इसके जो जातिगत यादगारें हैं वह जातिगत या जातीय याद भी जुड़ी हुई हैं इससे। हर होप्स एंड फियर्स, इसकी आशाएं और भय जुड़ी हुई हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, इसके विजय के गीत जुड़े हुए हैं। हर विक्टरीज एंड हर डिफीट्स, इसके जीत और हार भी इससे जुड़ी हुई हैं। फिर आगे दे रहा है कि सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा। तो नेहरू जी का कहना है कि सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, की जो गंगा नदी है वह युगों युगों से, यानी एज लॉन्ग कल्चर की युगों युगों से यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता की यह गंगा नदी प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, जो गंगा नदी यानी एवर चेंजिंग हमेशा परिवर्तित होने वाली है। एवर फ्लोइंग, असतत बहने वाली है, हमेशा यह बहने वाली है। एंड एट, लेकिन फिर भी एवर द सेम गंगा, यानी यह वही गंगा नदी रहती है। यानी समय परिवर्तित या मौसम परिवर्तन के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह सतत बहती रहती है। और फिर भी कह रहे हैं एंड एट, फिर भी यह गंगा नदी ही रहती है, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी रिमाइंड्स मी, अब नेहरू जी कह रहे हैं कि सी रिमाइंड्स मी, यह गंगा नदी मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक। कह रहा है स्नो कवर्ड यानी बर्फ़ से ढकी हुई, पीक मतलब होता है चोटी, यानी जो पहाड़ की चोटियां हैं जो सदैव वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है, उस बर्फ़ से ढके हुए हिमालय की या पहाड़ की चोटियों की यह मुझे याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय की जो गहरी गहरी घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं, उन गहरी घाटियों की भी यह गंगा नदी याद दिलाती है। कह रहा है विच, जो आई हैव लव्ड, जो मुझे अति प्रिय है, यानी सो मच, अत्यधिक, यानी जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं और गहरी गहरी खाइयाँ हैं, उन सभी से नेहरू जी का कहना है कि आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम किया हूँ या जो मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, करें कि एंड ऑफ द रिच, रिच मतलब यहाँ उपजाऊँ और वास्ट माने विशाल, प्लेन माने मैदान, बिलो माने नीचे, और उस हिमालय के तलहटी में यानी नीचे जो उपजाऊ प्लेन यानी मैदान हैं, जो खेत हैं, उन खेतों की भी यह याद दिलाती है। वेयर, करें जहाँ पर माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क और मेरा कार्य, हैव बीन कास्ट, यानी व्यतीत हुआ है। यानी नेहरू जी का कहना है कि यहाँ पर मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, इन सभी जगहों की यह मुझे याद दिलाती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, कि सुबह में सूर्य के प्रकाश में यह गंगा नदी बिल्कुल मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई दिखाई देती है। यानी जैसे ही सूर्य का प्रकाश या उजाला होता है तो उस समय इस गंगा नदी को देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि इसकी धाराएं मुस्कुरा रही हैं और नृत्य कर रही हैं।
एंड डार्क एंड ग्लूमी, कह रहे हैं कि अंधकारपूर्ण, ग्लूमी यानी बिल्कुल उदासी से भर जाती है या अंधकारपूर्ण हो जाती है, और फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भर जाती है। एज द इवनिंग शेडो फॉल, जैसे ही शाम का समय होता है यानी अंधकार होने लगता है तो उस अंधकार में यह खुद जैसे लगता है कि बिल्कुल अंधकारपूर्ण हो जाती है और रहस्य से भर जाती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े के समय में जैसे जाड़ा आता है उस समय इसकी जो धारा होती है यानी स्ट्रीम जो धारा होती है ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, एंड नैरो और बहुत सकरा हो जाता है, स्लो और इसकी जो गति है वह धीमी हो जाती है, उस समय यह अत्यधिक चौड़ी नहीं दिखाई देती है। फिर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन जैसे ही मानसून आता है वास्ट रोरिंग यानी बहुत तेज दहाड़ने वाली नदी की भांति दिखाई देने लगती है, और ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, यानी जैसे प्रतीत होता है कि एक समुद्र है, समुद्र के समान यह बहुत ही चौड़ा दिखाई देने लगती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इस गंगा नदी के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जैसे प्रतीत होता है कि समुद्र की शक्ति आ गई है और यह किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकती है। दी गंगा हैज़ बीन टू मी, अब नेहरू जी कह रहे हैं कि यह गंगा नदी हैज़ बीन यानी रही है, टू मी मेरे लिए, अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, कि यह गंगा नदी मेरे लिए यानी भारत के अतीत की मेमोरी यानी एक तरह से यादगार रही है, कि जब भी मैं गंगा नदी को देखता हूँ तो गंगा नदी को देखते ही मुझे प्राचीन भारत की याद आ जाती है। रनिंग इनटू प्रेजेंट यानी वर्तमान में यह गंगा नदी बहती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और यह भविष्य के महासागर में जाकर के मिल जाएगी, इस प्रकार से यह प्रतीत होती है। फिर आगे देखते हैं, अब दे रहे हैं कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, अब नेहरू जी का कहना है कि यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, तो नेहरू जी का कहना है कि भारत की उन सारी परंपराओं को, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हमारे लिए बेहतर नहीं थे, हमारे विकास के लिए बेहतर नहीं थे, तो कह रहे हैं आई हैव डिस्कार्डेड मैंने उसे त्याग दिया है, मच ऑफ द पास्ट यानी उस बीते हुए ट्रेडिशन परंपराओं को, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को, एंड एम एंग्जियस और कह रहे हैं कि मैं बहुत ही चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, कि भारत भी अपने आप को, रीड मतलब मुक्त करना, अपने आप को अलग कर लेना, कह रहे हैं कि रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सैकल, कि भारत भी अपने आप को, सैकल मतलब होता है बंधन, कि उन बंधनों से मुक्त कर ले, दैट जो बाइंड बांधे हुए है, एंड कंस्ट्रेंट मतलब होता है कैद करना, और कैद किए हुए है हर यानी भारत को, एंड डिवाइड हर पीपुल, और वह जो ट्रेडिशन और कस्टम है डिवाइड हर पीपुल, कि भारत के लोगों को डिवाइड बांटती है, तो चाहते हैं कि भारत भी उन सारे ट्रेडिशन और कस्टम से अपने आप को वह अलग कर ले, एंड सप्रेस, और वह जो ट्रेडिशन कस्टम है जो बिल्कुल गलत है, सप्रेस वह दबाए हुए है, वास्ट नंबर यानी बहुत अत्यधिक संख्या ऑफ, तो वास्ट नंबर ऑफ देम यानी जो भारत के अधिकांश संख्याओं को अपने अधीन किए हुए है, अपने में समाहित की हुई है, जो वह हमारे बुरे विचार हैं, तो वह कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत भी अपने आप को उनसे अलग कर ले, एंड प्रिवेंट और वह रोकती है, जो वह ट्रेडिशन और कस्टम है वह रोकता है, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, की बॉडी एंड स्पिरिट यानी आत्मा के और शरीर के जो मुक्त विकास हैं उस मुक्त विकास को वह रोकता है। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को उससे अलग कर ले। फिर कह रहे हैं दो यद्यपि आई सीक आल दिस, आई सीक मैंने ढूंढना प्राप्त करना, तो कह रहे हैं कि मैंने पा लिया है आल दिस इसको। फिर आगे अपनी एक तर्क कह रहे हैं कि एट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट
माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली। फिर कह रहे हैं कि मैं भारत के अतीत से अपने आप को पूर्णतया अलग करना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट विश, यानी मेरी इच्छा नहीं है, टू कट ऑफ, अलग करना, माई सेल्फ, अपने आप को, फ्राम द पास्ट, यानी अतीत से, कम्प्लीटली, पूरी तरह, कि भारत की जो अतीत है उस अतीत से मैं पूरी तरह अपने आप को अलग करना नहीं चाहता हूँ। अब क्यों नहीं चाहते हैं, तो पहले तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अपने आप को अलग करना नहीं चाहता हूँ। अब क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, कि मुझे गर्व है ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, कि उस भारत की तमाम जो विरासत हैं, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज, और आज भी है, आवर्स, जो हमारी है। तो कह रहे हैं कि उन विरासतों से मैं अपने आप को पूरी तरह से अलग करना नहीं चाहता हूँ। एंड आई एम कॉन्शियस, करें कि और बिल्कुल मैं इस बात से उत्सुक हूँ, सचेत हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम सब की भांति, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। अब क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ, क्यों कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल यह चाहता हूँ कि लाइक ऑफ, यानी हम सभी जिस तरह भारत की जो भी संख्याएं हैं वह सभी संख्या एक तरह से उन्होंने चैन से उसकी तुलना किया है, और उस चैन में हर एक भारतीय, हर एक भारत का नागरिक एक लिंक है, कड़ी है, और कह रहे हैं कि मैं भी उसमें का, यानी एम और लिंक, करें कि मैं भी एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, कि उस एक अटूट जो चैन है, जंजीर है, उस जंजीर का मैं भी एक कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, विच गोज बैक, जो बिल्कुल वापस जाती है, टू द डॉन, डॉन मतलब होता है उषा का, लेकिन यहाँ प्रारंभ, ऑफ हिस्ट्री, यानी जहाँ से इतिहास भारत का प्रारंभ हुआ है, उस भारत के इतिहास को वापस जाती है, यानी उससे जुड़ी हुई है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की यादगारें हैं। तो लेखक का कहना है कि मैं अपने आप को भारत के उन परंपराओं से अलग इसलिए पूरी तरह से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम ऐसी हमारी जो परंपराएं हैं जो हमारे लिए विरासत हैं, और हम सभी भारत के जो लोग हैं, भारतीय हैं, सभी लोग एक जंजीर की तरह हैं, और हर एक नागरिक उस जंजीर का एक लिंक है, कड़ी है, और इसलिए कह रहे हैं कि वह जो कड़ी है, हर एक चैन का जो कड़ी है, वह धीरे धीरे मिल करके जहाँ से भारत का इतिहास शुरू हुआ है उसके प्रारंभ तक चली जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग करना नहीं चाहता हूँ। अब कह रहे हैं कि दैट चैन, कह रहे हैं कि उस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उसे तोड़ना नहीं चाहूँगा, फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर मतलब होता है खजाना, और ट्रेजर माने संचित कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। तो कह रहे हैं कि आई ट्रेजर इट, यानी मैं उसे अपने अंदर समाहित कर लिया हूँ खजाने के रूप में, एक बहुमूल्य चीज़ के रूप में, एंड सीक इंस्पिरेशन, और मैं प्रेरणा लेता हूँ, फ्रॉम इट, उससे, यानी जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं जो हमारे लिए विकास में बाधक नहीं रही हैं, जिस पर हमें गर्व है, कह रहे हैं कि उन परंपराओं से, कह रहे हैं कि मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, एंड, और कह रहे हैं कि एज विटनेस, गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, यानी मेरी जो यह इच्छा है, इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और कह रहे कि जैसा कि मेरी लास्ट होमेज, अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति को, इनहेरिटेंस, और भारत के विरासत को, कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, करें इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मुट्ठी भर जो मेरी राख है, बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि गंगा नदी में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, यानी इसीलिए कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुट्ठी भर राख इलाहाबाद के गंगा नदी में समाहित कर दिया जाए, टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेज इंडिया शोर, जो कैरेड टू द ग्रेट ओशन, जो धीरे धीरे वह गंगा नदी की जो धाराएं हैं, उस धाराओं के द्वारा मेरे राख को ग्रेट ओशन, उस बहुत बड़े महासागर में ले जाया जाएगा, जो महासागर हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, और
वह हिंद महासागर का जो जल है वासेज जो धोता है इंडियाज शोर, भारत के तटों को धोता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा भी शरीर का जो राख है वह हिंद महासागर में जा कर के मिल जाएगा और मेरे शरीर का राख भी भारत के तटों को धोएगा, चरणों को धोएगा। इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया है कि मुट्ठी भर मेरी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। आगे दे रहे हैं अगला कि जो शेष भाग है वह कैसे समाप्त किया जाए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। उनका कहना है कि द मेजर पोर्शन जो अधिकांश भाग है ऑफ माई एसेज मेरे राख का शुड हाउ एवर कह रहे हैं कि हालांकि बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज कह रहे उसे दूसरे तौर तरीके से समाप्त किया जाए। डिस्पोज में नष्ट कर देना। तो कैसे नष्ट किया जाए? कह रहे हैं कि आई वांट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन। तब उनकी इच्छा है कि जो शेष बचा हुआ राख है उस राख को कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि उसे एरोप्लेन के माध्यम से ऊंचे आसमान में ले जाया जाए, यानी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, अत्यधिक ऊंचे हवा में ले जाया जाए इन एन एरोप्लेन, एक वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, एंड स्कैटर्ड और कह रहे हैं कि वहीं से बिखेर दिया जाए फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड से, यानी उन खेतों में, वेयर द पीजेंट मतलब होता है किसान, कह रहे वेयर द पीजेंट्स जहाँ पर किसान ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान कार्य करते हैं, उन खेतों में ले जा कर के बिखेर दिया जाए। सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मेरी जो राख है वह उन खेतों के धूल और मिट्टियों में, यानी डस्ट एंड सॉइल की उन धूल और मिट्टियों में जाकर के मिंगल माने मिल जाना, ताकि मेरी राख उन मिट्टी से, धूल से मिल जाए ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है अभिन्न, कि और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। इसलिए कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का जो शेष राख है उसको ऊपर अत्यधिक आसमान में, हवा में, हवाई जहाज के माध्यम से ले जा कर के खेतों में बिखेरा जाए, ताकि वह खेत की मिट्टियों में मिल जाए और हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको ऊपर ले जा कर के बिखेरा जाए। आगे कह रहे हैं कि आई हैव रिटेन दिस विल माने वही होता है इच्छा पत्र, और टेस्टामेंट मतलब भी वही होता है वसीयतनामा। तो विल वसीयतनामा, टेस्टामेंट मतलब इच्छा पत्र। कह रहे हैं आई हैव रिटेन मैंने लिखा है, दिस विल यानी इस इच्छा पत्र को, एंड टेस्टामेंट और वसीयतनामे को, इन न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में, on the 21st day of June in the year 1954। तो उन्होंने कहा है कि मैंने इस वसीयतनामे और दस्तावेज को या इच्छा पत्र को 21 जून और 1954 को न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में मैंने इसे लिखा है। तो इस प्रकार उन्होंने इस पाठ के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। जब उनका निधन हुआ तो उनके शव को जला करके और उनके राख को, जैसा कि उन्होंने इसमें अपने वसीयतनामा में लिखा है, उसी प्रकार से उसको किया गया, गंगा नदी में प्रवाहित किया गया और भारत के खेतों में उसे बिखेरा गया। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।